हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 इज बेसिकली एंगल या एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो है वो विद डिटेल जो है वो पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम, और उसकी टाइप्स भी सारी पढ़ी थी वहां पे। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सिग्नल को अगर हम देखें, सिग्नल को अगर हम देखें तो उस सिग्नल के 3 पैरामीटर्स जो हैं वो साइनोसाइड के वेरिएबल होते हैं। एक उसका एम्पलीट्यूड, एक उसकी फ्रीक्वेंसी और एक उसका फेज। तो ये 3 वेरिएबल पैरामीटर्स हैं किसी भी साइनोसाइड के, जिनको हम कंट्रोल करके मॉड्यूलेशन करवा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो था वो था रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम, जिसमें हमने सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कराया था विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। अगर हम मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन स्टोर करें फ्रीक्वेंसी में तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम, और अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करें फेज में तो उसको कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन पीएम। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने एफएम और पीएम पढ़ना है, और इन दोनों को जो है वो कंबाइंड हम कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन, या इसी तरह इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अभी हम इसका नाम एक और देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन। तो ये दोनों नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन को। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने विद डिटेल जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ना है और फेज मॉड्यूलेशन पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम किसी भी साइनोसाइड की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें, अब जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और एंगल का जो है वो एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और फेज हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? बाय डेफिनेशन अ साइनोसाइडल सिग्नल हैज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड फेज। लेट्स से कि एक साइनोसाइड है, ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा, इसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी और एक कांस्टेंट फेज है थीटा सी। कंसीडर अ जनरलाइज्ड साइनोसाइड विद फेज। लेट्स से कि हम इस पूरे आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से, ठीक है, where theta is called the generalized sinusoid phase. Phi is a signal a cos theta. अब थीटा जो है which is a function of omega, we define the instantaneous frequency omega I as omega I is equal to d over dt of theta. ज़ाहिर है कि ये t जब यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, so it is derivative of theta. तो फ्रीक्वेंसी और फेज का रिलेशन क्या है? अगर आप फेज को डेरिवेट करें तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी को, अगर ये डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो वो फेज बन जाएगा। तो ये फेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंस्टेंटेनियस फेज और फ्रीक्वेंसी जो है आपस में रिलेटेड हैं थ्रू डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसको वेरी कराना है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, और फेज मॉड्यूलेशन में हमने इसको वेरी कराना है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। हाँ जी, सबसे पहली मॉड्यूलेशन है जी फेज मॉड्यूलेशन। वी कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ एम ऑफ टी। एम ऑफ टी कौन सा है? वही मैसेज सिग्नल है जो आप भेजना चाह रहे हैं, जिसको आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर है। बाई वेरिंग द एंगल थीटा ऑफ द कैरियर। तो कैरियर का एंगल थीटा वेरी करते हैं इसके अंदर। कैसे? इन फेज मॉड्यूलेशन द एंगल इज वेरी लीनियरली विद द मैसेज सिग्नल। लेट्स से कि ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। जैसे कि आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब ये ओमेगा टी के साथ और किस पे डिपेंड कर रहा है? मैसेज पे। तो इसका मतलब है कि आपका जो फेज है, जो एंगल है, वो मैसेज के ऊपर डायरेक्टली लीनियरली डिपेंडेंट है। एम चेंज होगा, मैसेज सिग्नल चेंज होगा तो फेज भी चेंज हो जाएगा। भाई के पी इज अ कांस्टेंट, इसको फेज मॉड्यूलेशन को कांस्टेंट कहते हैं, एंड ओमेगा सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर द रिजल्टिंग फेज मॉड्यूलेटेड वेव क्या बनेगी जी? फाई पीएम। मॉड्यूलेटेड वेव के लिए फाई यूज करते हैं हम, और पीएम का मतलब है कि फेज मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। जो यहाँ पे थीटा था, ए कॉस थीटा था ना, ए
कॉस थीटा। तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया है, ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, यानी इसका फेज जो है वो एम ऑफ टी पे डिपेंड कर रहा है। सो द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज गिवन बाय, अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें, जैसे कि आपको पता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव लेने इसका, इस थीटा का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा सी प्लस के पी एम डॉट ऑफ टी। ये आपको ऊपर डॉट नजर आ रहा है ना, ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को, ठीक है। The derivative of m is m dot. ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन में हमारा जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज सिग्नल के, और ये हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है जो कि m डॉट पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन के बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। In phase modulation, the instantaneous frequency omega I varies linearly with the derivative of m of t. अभी हमने देखा कि फेज मॉड्यूलेशन में जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज के डेरिवेटिव पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओमेगा आई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज वेरी linearly with m of t. Thus omega I is equal to omega c plus kf m of t. अब आपका जो मैसेज सिग्नल है वो किसको चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। या मैसेज सिग्नल किसको चेंज कर रहा था, फेज चेंज कर रहा था, ठीक हो गया। kf is a constant, so again this is the fm constant, frequency modulation constant. the angle theta is now, angle theta अब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि थीटा इज द इंटीग्रल ऑफ ओमेगा आई। ओमेगा आई का इंटीग्रल लेना है आपने, ओमेगा आई की वैल्यू यहाँ से पुट करें इसके अंदर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल लेंगे, इट विल बी ओमेगा सी टी प्लस के एफ कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ऑफ एम अल्फा डी अल्फा। सो दिस इज बेसिकली द एंगल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल जो है वो मैसेज पे नहीं बल्कि मैसेज के इंटीग्रल पे डिपेंड कर रहा है। एंगल मैसेज के इंटीग्रल पे डिपेंड कर रहा है। फेज मॉड्यूलेशन में एंगल मैसेज पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैसेज पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैसेज के डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एंगल मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में। So the resulting FM wave is phi modulated wave. FM is equal to a cos omega ct plus theta की जगह आप ये लिखते हैं omega ct plus kf इंटीग्रल m अल्फा d अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो FM के लिए इंटीग्रल ऑफ मैसेज सिग्नल है, जबकि PM के लिए यहाँ पे मैसेज सिग्नल है। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। इसका मतलब है कि PM और FM आपस में रिलेटेड है। इनके दरमियान रिलेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि FM में यहाँ पे इंटीग्रल है मैसेज का, क्योंकि PM में यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि थीटा जो है डायरेक्टली मैसेज पे डिपेंडेंट है PM में, फ्रीक्वेंसी में थीटा डायरेक्टली मैसेज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसका इंटीग्रल आ जाता है यहाँ पे। ये हमने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने देख लिया, इसी तरह हमने ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल देख लिया। अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अगर हम मैसेज सिग्नल का इंटीग्रल लें और उसको फेज मॉड्यूलेटर को दे दें, फेज मॉड्यूलेटर क्या है, ये फेज मॉड्यूलेटर है, ठीक है। अगर हम मैसेज सिग्नल का इंटीग्रल इसको दे दें, यहाँ पे इंटीग्रल दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये FM बन जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको ये? अगर हम मैसेज सिग्नल का इंटीग्रल किसको दे दें, फेज मॉड्यूलेटर को, यहाँ पे मैसेज की जगह मैसेज का इंटीग्रल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, FM सिग्नल बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम बना सकते हैं बाय यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर। इसी तरह अगर हम मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव दे दें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को, देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को मैसेज का डेरिवेटिव अगर दे दें तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये फेज मॉड्यूलेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम बना सकते हैं बाय यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? सो फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आर इनसेपरेबल, क्योंकि फेज और फ्रीक्वेंसी का आपस में जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रल का रिलेशन, इसलिए इनसेपरेबल है। तो जनरली हम इन दोनों को
एंगल मॉड्यूलेटेड या एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कहते हैं, और इसके लिए हम एम लिखते हैं। एम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एम स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम अगर हमने लिख दिया तो वो आप एंगल मॉड्यूलेशन या एंगल मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मिक्स ना करें, इसलिए हम एम लिखते हैं। एम स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो जनरली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई एम ऑफ टी इक्वल टू ए cos ओमेगा सी टी प्लस साई। अब साई जो है वो बताएगा कि क्या वो एम का डेरिवेटिव है या एम का इंटीग्रल है या एम है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे या तो एम होगा पीएम कहलाएगा, या इंटीग्रल होगा तो वो एफएम कहलाएगा। तो ये हमने जनरल रख दिया। ये जिस सिस्टम से गुजरेगा एच ऑफ टी से वो बताएगा कि बेसिकली ये इंटीग्रल है या एम एज इट इज है। तो जनरली जनरलाइज एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ऑफ टी एन ए सिग्नल, एच एफ एस हमने उसको पास किया, उसने उसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, चाहे वो इंटीग्रल है चाहे वो एम एज इट इज है, और उसके बाद हमने दोबारा उसको टी मॉड्यूलेट से गुजारा तो हमें वापस एम सिग्नल मिल गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। एक्चुअली एग्जांपल करते हैं हम एफएम और पीएम की। एग्जांपल 5.1, एग्जांपल 5.1 says sketch FM and PM waves for the modulating signal M of t shown in figure 5.4a। अगर 5.4a अगर आप देखें जी, अगर आप मैसेज सिग्नल देखें 5.4a, ये एक ट्रायंगुलर वेव है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, और इसका पीरियड जो है वो 2⁻⁴ है। द कांस्टेंट्स kf and kp are kf की वैल्यू 2.5 है, kp की वैल्यू 10 पाई है रिस्पेक्टिवली, एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 100 मेगाहर्ट्ज। जी, सबसे पहले फॉर एफएम, एफएम के लिए आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ एम ऑफ टी, यानी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मैसेज पे डिपेंड करती है। अगर हम ओमेगा इस पूरी इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो हमें एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी लीनियर हर्ट्ज में। तो एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ ओवर 2 पाई एम ऑफ टी। एफ सी की वैल्यू पुट करें, एफ सी हमें गिवन है 100 मेगा मीन्स 10⁻⁸, ठीक है, प्लस के एफ ओवर 2 पाई 10⁵ एम ऑफ टी। अब एम ऑफ टी की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो एम ऑफ टी एक लीनियर फंक्शन है जिसकी वैल्यू बाय ईयर कम हो रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो एफ एम ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो एम ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें 10⁻⁸ प्लस 10⁵ एम ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? हाँ जी, कितनी वैल्यू मिनिमम एम ऑफ टी की? इट इज -1। -1 पुट करेंगे तो 10⁸ minus 10⁵ will give you 99.9 megahertz, and fi maximum is 10⁸ plus 10⁵ into 1 which is 100.1 megahertz। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जब सिग्नल -1 पे है तो ये बेसिकली एफएम है, ठीक है। ये पीएम गलत लिखा हुआ है, ये एफएम है और ये पीएम है। इसको अपने पास लिस्ट आप करेक्ट कर लें। ये सिग्नल यहाँ पे एक्चुअली इसको स्लाइड से देख लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये गलत बना हुआ है, ये एफएम है, ठीक है। ये इसको जस्ट एफएम से रिप्लेस कर दें इसको। देखें जब -1 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 99.9 मेगाहर्ट्ज। जब 1 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100.1। तो देखें जब ये -1 है तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई 99.9 से, ये आपको एक लो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी तेज होती जा रही है। जब 1 पे पहुंचा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज होगी। फिर 1 से जब नीचे आया दोबारा फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, यहाँ तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर इंक्रीज हो रही है और फिर रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है, ठीक है। ये एफएम है, इसको करेक्ट करने के लिए पीएम है। अच्छा, तो ये हमने बना लिया इसका एफएम सिग्नल। नेक्स्ट पीएम सिग्नल हम बनाते हैं। पीएम फॉर एम ऑफ टी इज एफएम फॉर एम डॉट ऑफ टी। देखें पीएम के लिए हमने देखा था कि एफ आई जो फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू एफ सी प्लस के पी ओवर 2 पाई एम डॉट ऑफ टी। आपने अभी इक्वेशन जो देखी थी यहाँ पे, उसमें पीएम में क्या था कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? मैसेज का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे मैसेज का डेरिवेटिव हम लेते हैं। हाँ जी, इसका क्या डेरिवेटिव आएगा जी? स्लोप क्या होती है? dy बाय dt।
तो चेंज इन y इज फ्रॉम 1 to -1 और x में टाइम में कितना चेंज है, टाइम में देखिए ना, ये पूरा पीरियड जो है 2 - 4 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, हाफ इज 1 × 10⁻⁴, ठीक है, 1 × 10⁻⁴, so it is 2/10⁻⁴, which is equal to, हाँ जी, which is equal to 20,000, ठीक है, ले लीजिए इसकी स्लोप कितनी यहां से यहां तक 20,000। अच्छा, अब यहां से यहां स्लोप नेगेटिव है ना, रिड्यूस हो रहा है ना सिग्नल, उतनी ही स्लोप है लेकिन नेगेटिव है, विच इज -20,000। तो ये देखें, इंक्रीजिंग 20,000 स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप इज -20,000, फिर 20,000, फिर -20,000। इससे आपने एम डॉट बना लिया। यहाँ पे एम डॉट बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब हम अपनी इक्वेशन वापस आ जाते हैं। एम डॉट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। एम डॉट की मिनिमम वैल्यू -20,000 है और एम डॉट की मैक्सिमम वैल्यू +20,000 है। जब आप मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 99.9 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 100.1 मेगाहर्ट्ज मिलेगी फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए, जब मैक्सिमम है एम डॉट तो फ्रीक्वेंसी हाई है विच इज 100.1 मेगाहर्ट्ज, जब मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी लो है विच इज 99.9, फिर 100, फिर 99.9। तो इस ड्यूरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसके लिए कांस्टेंट है। जबकि एफएम में क्या हो रहा था, किसी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी यहाँ से यहाँ तक, तो याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल 5.2। एग्जांपल 5.2, sketch FM and PM waves for the digital modulating signal M of t shown in figure 5.5a। ये आपको फिगर 5.5a बनी है यहाँ पे। The constants kf and kp are 2 pi into 10⁵ and pi/2 respectively, and your frequency is again 100 megahertz। हाँ जी, ये मैसेज सिग्नल है, इस ड्यूरेशन के लिए 1 है, इस ड्यूरेशन -1 है, फिर 1 है और फिर -1 है। तो एफएम सिग्नल किस तरह बनेगा, एफएम सिग्नल के लिए अगेन Fi = fc + kf/2 pi m of t। m of t की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम f निकालेंगे तो इट विल बी 100 मेगाहर्ट्ज, मिनिमम वैल्यू के लिए निकालेंगे तो इट विल बी 99.9 मेगाहर्ट्ज। तो इस ड्यूरेशन में फ्रीक्वेंसी 100 है, इस ड्यूरेशन में 99 और इस ड्यूरेशन में फिर अगेन 100 है। नेक्स्ट पीएम है, पीएम के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए, पीएम = Fi fc + kp/2 पे m डॉट ऑफ t, m डॉट निकालना है हमने। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, इस सिग्नल का डेरिवेटिव निकालना है हमने। हाँ जी, डेरिवेटिव है जी, इसका डेरिवेटिव पल्स ट्रेन है ना, ये पल्स, इस पल्स का डेरिवेटिव बताएं। 0। शाबाश। तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर स्लोप 0 है और यहाँ से यहाँ तक फिर स्लोप 0 है। ठीक हो गया। ये इम्पल्सिस जो है ये क्यों आ रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 विदिन 0 टाइम -1 से 1 में चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 से -1 में चेंज हो रही है। तो dy/dx, dx 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे इम्पल्स से। ठीक हो गया, शाबाश। ये इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव इम्पल्स है, ये डिक्रीजिंग है तो ये नेगेटिव इम्पल्स है, फिर ये इंक्रीजिंग है पॉजिटिव इम्पल्स और नेगेटिव इम्पल्स। तो ये इम्पल्सेस और बीच में स्लोप जो है वो 0 है। जी, अब हम इसका पीएम सिग्नल देखते हैं। पीएम सिग्नल हम बना रहे थे, हाँ। तो पीएम सिग्नल इज व्हाट, पीएम सिग्नल इज इक्वल टू a cos ωct + kpm of t। ठीक हो गया, a cos ωct + kp की वैल्यू π/2 है, m of t। अब m of t अगर हम देखें तो m of t जो है वो 1 है और -1 है, तो पुट कर दें आप वैल्यूज। m of t की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये a cos ωct + π/2 इज बेसिकली व्हाट, -a sin ωct। जबकि m of t माइनस पुट करेंगे तो आपको a cos ωct - π/2 मिलेगा, विच इज a sin ऑफ ωct। जब 1 है तो -a sin है, जब -1 है तो +a sin है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब सिग्नल 1 है तो ये -a sin है। -a sin का मतलब है कि इसकी स्टार्टिंग निचली तरफ से है, माइनस की तरफ से है। जब इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी स्टार्टिंग प्लस की तरफ से है, फिर माइनस की तरफ से है। तो आप अगर देखें तो जहां जहां इंपल्सेस हैं वहां पे डिसकंटिन्यूटी की वजह से फेज में चेंज आ रहा है, फेज में चेंज आ रहा है। तो ये फेज में चेंज क्यों आ रहा है, इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से आ रहा है। और ये चेंज कितना होगा, इट इज बेसिकली kp × md।
दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय kp इंटू md। kp की वैल्यू π/2 थी और md की वैल्यू 2 है, तो π/2 इंटू 2 इज पाई रेडियंस। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से यहाँ नीचे कंटिन्यू होने के बजाय 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया, ऊपर से कंटिन्यू हो गया। फिर नीचे खत्म हुआ तो नीचे खत्म होने के बजाय दोबारा नीचे शुरू हो रहा है, तो 180 डिग्री का या पाई का शिफ्ट आ रहा है। ठीक हो गया। ये शिफ्ट आता है इस तरह के सिग्नल जिसमें डिसकंटिन्यूटीज हो। अब ये आपको जो सिग्नल नजर आ रहा है, ये सिग्नल एक डिजिटल सिग्नल है ना, 1 - 1 डिजिटल सिग्नल है। तो इसकी शिफ्ट, इसकी इसकी जो मॉड्यूलेशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और इसकी फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन को कहते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि is called digital signal is called frequency shift keying and phase shift keying। तो ये frequency shift keying और phase shift keying हमने डिप्लॉय कर ली ड्यू टू डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एन एंगल मॉड्यूलेटेड वेव। पावर ऑफ एन एंगल मॉड्यूलेटेड वेव, अगर हम एंगल मॉड्यूलेटेड वेव को देखें, इट इज a cos थीटा, इंस्टेंटेनियस फेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरी विद टाइम, बट एम्पलीट्यूड a रिमेंस कांस्टेंट। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो नहीं चेंज होता, तो पावर तो हमेशा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ना। तो पावर एंगल मॉड्यूलेटेड वेव की भी f/2 ही रहेगी, चाहे वो AM सिग्नल है या FM PM है। तमाम सिग्नल्स की पावर जो है वो h/2 रहेगी, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड पे हमेशा डिपेंड करती है पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स। जो एंगल मॉड्यूलेटेड या एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेटेड एफएम और पीएम है, इनकी बैंडविड्थ कितनी है, कितनी बैंडविड्थ यूज करते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल्ड बैंडविड्थ एनालिसिस किया था एएम सिग्नल्स की तमाम टाइप्स का, चाहे वो डीएसबी है चाहे वो एसएसबी है, इसकी हम बैंडविड्थ निकालते हैं। In order to study bandwidth of FM wave, define, let's say कि हम m का इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं a, which is integral of m, तो हम लिख सकते हैं phi FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैट मींस कि उसका एक अप्रोक्सीमेशन है FM हैट इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर j ओमेगा ct प्लस kf a of t। यानी ये जो आर्गुमेंट है ये पूरे का पूरा वो ओमेगा ct प्लस kf at है, चाहे वो m of t है चाहे वो m का इंटीग्रल है, इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर, इसको हमने अलग अलग कर दिया एक्सपोनेंशियल्स को। द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बेसिकली क्या था, कॉस के साथ था। यानी इसका अगर रियल पार्ट आप लें, इसका जब आप रियल पार्ट लेंगे तो कॉस बच जाएगा ना, तो वो वही एफएम सिग्नल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक्सपेंडिंग द एक्सपोनेंशियल, एक्चुअली हम एक्सपोनेंशियल टर्म यूज क्यों कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमने इसकी बैंडविड्थ निकालनी है। तो अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, आपको पता है कि पावर में कोई चीज हो तो उसको पावर सीरीज से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पावर सीरीज क्या बनेगी इसकी, e j k f a t की पावर सीरीज बनेगी 1 + j k f a t माइनस kf स्क्वायर प्लस होल सो ऑन। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है इसकी पावर सीरीज की एक्सपेंशन से आएंगे। और आपको पता है कि जो एफएम सिग्नल है वो इस पूरे का रियल पार्ट है, तो इस पूरे का रियल पार्ट अगर आप निकालें तो किसी को a cos ओमेगा ct माइनस kf sin। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने अपने एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ साइनोसाइड्स में यहाँ पे लिख दिया है। अब इस साइनोसाइड की बैंडविड्थ हम देखते हैं, तो हमें एफएम की बैंडविड्थ मिल जाएगी। अब एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की बैंडविड्थ को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक है नैरो बैंड एफएम, नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन, और एक है वाइड बैंड एंगल मॉड्यूलेशन। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि जो नैरो बैंड सिग्नल है, चाहे वो एफएम है या पीएम है, उसके लिए कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि जो kf at है इट इज वेरी लेस देन 1। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है kf इंटू ए स्क्वायर kf क्यूब a क्यूब, इसमें kf इंटू a वेरी लेस देन 1। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब kf इंटू a इज लेस देन 1, तो जो जो पावर इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपको पता है कि 1 से छोटा नंबर हो उसकी पावर इंक्रीज हो रही हो तो ओवरऑल नंबर स्मॉल होता जाता है ना, तो नंबर छोटा होता जाएगा, जिसकी वजह से हम इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बैंडविड्थ जो है वो सिर्फ इन पे डिपेंड करेगी और नैरो बैंड एफएम। ठीक है, व्हेन दिस इज लेस देन 1 ऑल द टर्म्स आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो आपके पास ये टर्म बच गई पहले वाली, दिस इज कॉल्ड नैरो बैंड एफएम। इसी तरह नैरो बैंड पीएम भी हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हिच इज a cos ओमेगा ct माइनस kf की जगह kp m of t into sin ओमेगा ct, क्योंकि आपको पता है कि a इज द इंटीग्रल एंड m इज द मैसेज सिग्नल। ठीक हो गया, तो ये नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन है। अगर हम कंपेयर करें नैरो बैंड एफएम को फुल एम के साथ, तो नैरो बैंड एफएम जिसकी बैंडविड्थ a cos ओमेगा ct माइनस kf a sin ओमेगा ct की बैंडविड्थ है,
जबकि अगर हम फुल एम सिग्नल को देखें, फुल एम का मतलब है वो एम जिसके अंदर कैरियर भी ऐड है, ठीक है, मतलब साइड बैंड प्लस कैरियर है, ठीक है। तो ये देखिए ए प्लस एम एफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी, अगर आप इन दोनों को देखें ये दोनों सेम है ना, इसकी भी बैंडविड्थ और इसकी भी बैंडविड्थ दोनों की सेम है। सो नैरो बैंड एफएम एंड फुल एम रिक्वायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इक्वल टू 2 BHz. Moreover, the above frequency suggests a way to generate narrowband FM और PM signal by using double sideband suppressed carrier modulator. तो आप इसको जनरेट करें, इसको जनरेट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आप एफएम बना सकते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ नैरो बैंड की केस में इतनी है जितनी फुल एएम की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वाइड बैंड एफएम। वाइड बैंड एफएम में वही जो कंडीशन हमने रखी थी कि के एफ इंटू 80 इज लेस देन 1, वो कंडीशन हम यूज नहीं करें, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। सो जब ये लेस देन 1 नहीं है, जो बाकी टर्म्स हैं, बाकी टर्म्स भी इसके अंदर आएंगे जाहिर है। We cannot ignore higher order terms, but power series expansion becomes complicated जब इतने terms होंगी। The precise characterization of the FM bandwidth is mathematically intractable, हम नहीं निकाल सकते। Or use an empirical rule given by Carson, which is known as Carson's rule, which applies to most signals of interest. तो Carson rule इस्तेमाल करके हम इसकी bandwidth निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? Let's say कि हम एक frequency deviation define करते हैं। Frequency deviation वो deviation है जो इस फ्रीक्वेंसी तमाम फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डेविएशन एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू के एफ एम पी। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो के एफ एम पी वो 2 पाई हो जाएगा। सो द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ of the FM signal is with good approximation given by bandwidth of FM signal is equal to 2 into delta f plus b। 2b था ना पहले, तो 2b में 2 डेल्टा एफ भी ऐड हो गया, तो 2 डेल्टा एफ प्लस बी, और डेल्टा एफ की जगह आप लिखते हैं के एफ एम पी ओवर 2 पाई। ठीक है, तो ये वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ है, विच इज 2 into डेल्टा एफ प्लस बी, जबकि नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ कितनी थी, तो 2b थी। The formula B bandwidth of FM is equal to 2 into delta F plus B goes under the name of Carson's rule। और अगर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी और ये फार्मूला दोनों सेम है। कैसे लिख सकते हैं? बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेशियो। फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेशियो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर बी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ गिव्स यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेशियो। सो द बैंडविड्थ इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एफ ओवर बी। अगर आप इससे बी कॉमन ले लें, डेल्टा एफ और बी की जगह बीटा आ जाएगा, +1 2b इंटू बीटा +1। बैलेंस निकालने के लिए चाहे आप ये फार्मूला यूज करें या चाहे ये फार्मूला यूज करें, वाइड बैंड आप इससे निकाल सकते हैं। ऑल रिजल्ट derived for FM can also be applied to PM। फर्क ये होगा कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ which was previously equal to kf into mp is now equal to kp into mp डॉट, यानी अब उसके डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है। सो बैंडविड्थ ऑफ PM is equal to 2 into delta f plus b where kp mp डॉट ओवर 2 पाई। तो इस तरह हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि किसी भी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग नैरो बैंड अप्रोच और वाइड बैंड अप्रोच। नैरो बैंड की बैंडविड्थ आती है 2b और वाइड बैंड की बैंडविड्थ आती है 2 into डेल्टा एफ प्लस बी या 2b into बीटा प्लस 1। अच्छा जी, तो ये हमने बैंडविड्थ निकाल लिया, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स हमने पढ़ लिया। नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन भी हमने पढ़ लिया, वाइड बैंड एंगल मॉड्यूलेशन भी हमने पढ़ लिया। नैरो बैंड पीएम एंड एफएम जनरेशन ये भी हमने अगले टॉपिक में पढ़ा, ठीक है। ये यहाँ पे हम नहीं पढ़े, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमने वाइड बैंड एफएम कैसे निकाली थी, ये आपने डिटेल से ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो बैंडविड्थ की डेरिवेशन है। फेज मॉडरेट सिग्नल की बैंडविड्थ हमने पढ़ ली है। वेरिफिकेशन ऑफ एफएम बैंडविड्थ रिलेशनशिप, अगर हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वी कैन वेरीफाई द बैंडविड्थ रिलेशंस फॉर अ स्पेसिफिक केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है जी, ऐसा सिग्नल जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी, उसको टोन मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हम अपने मैसेज सिग्नल ले रहे हैं व्हिच इज अ साइनोसाइड m of t is equal to अल्फा cos ओमेगा m t। तो अगर हम इक्वेशन यूज करें तो अभी हमने निकाली थी कि a of t is equal to अल्फा और ओमेगा m sin ओमेगा m t। इन इसका इंटीग्रल था ना, इक्वेशन 5.6 अगर हम देखें, इस पूरे का इंटीग्रल था m का व्हिच इज अल्फा और ओमेगा m sin ओमेगा m t। उसको हम पुट कर देते हैं, फिर हमारी बेसिकली हम कर रहे हैं वो जो सारा काम हमने डिराइव किया है
इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं फॉर अ टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम देखना चाह रहे हैं क्या वाकई उसकी बैंडविड्थ वही आती जो हमने निकाली थी। तो आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन को पुट कर दें, पाई एफ एम की जगह उसकी इक्वेशन पुट करें 5.7 में, तो डेल्टा ओमेगा आपके पास आ जाएगा अल्फा के एफ, एंड द बैंडविड्थ ऑफ एम ऑफ टी इज बी विच इज एफ एम हर्ट्ज। आपको पता है कि जो टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वही फ्रीक्वेंसी उसकी बैंडविड्थ इक्वल होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो डेविएशन रेशियो क्या हो जाएगी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा के एफ ओवर ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपकी एफएम सिग्नल जो है वो बन जाएगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा सी टी इनटू ई रेज़ टू पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी। अब आगे क्या करें हम, the exponential term in parentheses is periodic with signal 2 pi by omega and can be expanded by the exponential Fourier series। तो बेसिकली हमने उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड, उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, इसमें से ये सीएन निकालते हैं, सीएन की वैल्यूज हमने निकाली। जब हमने सीएन की वैल्यूज निकाली है तो इसकी वैल्यूज हम देख सकते हैं कि ये जो है वो क्लोज फॉर्म में नहीं है। द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड कैन नॉट बी वैल्यूएटेड इन अ क्लोज फॉर्म, यानी इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। सो इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड बाय एक्सपेंडिंग द इंटीग्रैंड इन इनफाइनाइट सीरीज। दिस इंटीग्रल हैज बीन एक्सटेंसिवली tabulated and denoted by Jn which is called the Bessel function। अब Bessel function क्या है उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इसको हमने जो है वो इस Bessel function Jn से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हमारे पास पाई एफ एम की इक्वेशन आ गई है। अगर इसमें हम देखें तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज अ कैरियर कंपोनेंट आता है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स, एंड इनफाइनाइट है ना यहाँ पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी is omega m plus 2 plus 3 plus n and omega n. The strength of the n sideband omega is Jn. From the plots of Jn, it can be seen that for a given beta Jn decreases with n। अगर हम इस बेसल फंक्शन का बिहेवियर देखें तो जितना बीटा ज्यादा होता जाएगा उतना ये इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो तमाम के तमाम इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल्स हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। सो वी कैन से दैट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैरियर इज गिवन बाय bandwidth is equal to 2n fm where n is equal to beta plus 1, so it is 2 beta plus 1 into fm which is actually equal to into delta f plus b। So it verifies our previous results, when beta is less than 1 there is only one significant sideband with bandwidth 2b। It is important to note that this example is a verification not a proof of Parsons formula। बेसिकली हमने किया क्या इसमें किया ये है कि जो चीज हमने पीछे पढ़ी थी नैरो बैंड और वाइड बैंड, उसको हमने अप्लाई किया है फॉर अ टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल चलिए आगे चलते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल 5.3, एग्जांपल 5.3 है जी, एस्टिमेट बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल एंड बैंडविड्थ ऑफ पीएम सिग्नल फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी इन फिगर 5.4a और kf is equal to 2 pi into 10⁵ and kp is equal to 5 pi। 5.4a फिगर कौन सी है, ये जो हमने पहले ये देखिए जिसकी मॉड्यूलेशन की थी ना, ये ट्रायंगुलर वेव, ये फिगर 5.4a है। इसकी हमने बैंडविड्थ फाइंड करनी है यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है। बैंडविड्थ फाइंड करनी है एफएम और पीएम की। केएफ कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन है और केपी कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन है। और सेकंड पार्ट में रिपीट द प्रॉब्लम इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एम ऑफ टी इज डबल्ड, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे। देखते हैं कि एम्पलीट्यूड डबल करने का क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ एम ऑफ टी इज 1, अभी हमने देखा एम पी इज इक्वल टू 1। वी नाउ डिटरमिन द एसेंशियल बैंडविड्थ पी ऑफ एम ऑफ टी। इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द रीडर टू शो दैट द फोरियर सीरीज फॉर दिस पीरियोडिक सिग्नल इज गिवन बाय। हाँ जी, अब ये जो हमारे पास सिग्नल गिवन है ट्रायंगुलर, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, फोरियर यूज करते हैं। तो इसकी जो फोरियर सीरीज है वो यहाँ पे निकाली गई है, एम ऑफ टी इज इक्वल टू सी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि फोरियर सीरीज को कैसे निकाला गया, ट्रायंगुलर वेव की वहाँ पे एग्जांपल है। तो सी एन इज इक्वल टू 8 ओवर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपके पास सी एन की वैल्यू है। अब क्या मतलब है कि जो जो एन बढ़ता जाएगा तो सी एन जो है वो छोटा होता जाएगा। सो द हार्मोनिक एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस रैपिडली विद एन, एन इंक्रीज होगा तो सी एन डिक्रीज हो जाएगा। द थर्ड हार्मोनिक किसको कहते हैं, हार्मोनिक हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है विच इज 10⁴ पाई, ठीक है। इसका थर्ड हार्मोनिक का मतलब है कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ना एन ओमेगा नॉट है ना, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है ना सिग्नल के अंदर,
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो इंटीजर मल्टीपल होता है उसको हम कहते हैं हार्मोनिक। तो अगर हम इसका थर्ड हार्मोनिक निकालें तो थर्ड हार्मोनिक इज ओनली 11% ऑफ द फंडामेंटल, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 11% रह जाएगा। इसी तरह फिफ्थ हार्मोनिक अगर हम निकालेंगे 5 के लिए तो इट विल बी ओनली 4% ऑफ द फंडामेंटल। इससे पता ये चल रहा है कि हार्मोनिक की एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है जो जो हम हार्मोनिक इंक्रीज कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट in assuming the essential bandwidth of M of t as the frequency of the third harmonic। थर्ड हार्मोनिक के बाद क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है इसलिए हम कहते हैं कि जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक इज 3 into 10⁴ पाई ओवर 2 पाई विच इज दिस विद 15 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब है कि सिग्नल का बैंड कितना है, 15 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब हमने बैंडविड्थ निकालनी है, ये तो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी। अब हमने मैसेज फ्रीक्वेंसी को जब मॉड्यूलेट किया एफएम तो उसकी बैंडविड्थ निकालनी है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into डेल्टा एफ प्लस बी, या दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2b into बीटा प्लस 1। तो दोनों फॉर्मूला से हम इसको निकालते हैं। डेल्टा एफ किसके इक्वल होता है, के एफ एम पी ओवर 2 पाई। वहाँ वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एफ आ जाएगा 100 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज को यहाँ पे पुट करें, बी की वैल्यू 15 पुट करें तो बैंडविड्थ आ जाएगी 230 किलोहर्ट्ज। ठीक हो गया। अल्टरनेटली द डेविएशन रेशियो बीटा अगर हम निकालें, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर बी, यहाँ पुट करेंगे तो बैंडविड्थ आपके पास आ जाएगी 230 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब है कि दोनों फार्मूला से सेम बैंडविड्थ आ रही है। नेक्स्ट है पीएम। पीएम का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है 2 into डेल्टा एफ प्लस बी। फर्क क्या है, डेल्टा एफ में के एफ की जगह केपी और एमपी की जगह एमपी डेरिवेटिव है। ओवर 2 पाई वो वैल्यूज पुट करें, आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगी 130 किलोहर्ट्ज। अगर आप बीटा से पुट करें डेल्टा एफ और बी से तो फिर भी वैल्यू 130 किलोहर्ट्ज आएगी। और पता ये चल रहा है कि बैंडविड्थ एफएम को ज्यादा चाहिए और पीएम को कम चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ही इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो वहाँ पे ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, जो कि एफएम का केस है। अच्छा, इसका पार्ट बी था रिपीट द प्रॉब्लम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एम ऑफ टी इज डबल्ड। अगर आप इसको डबल करें तो आपको पता है कि पीक वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी, उसकी पीक वैल्यू 2 हो जाएगी। बट इट्स बैंडविड्थ इज अनचेंज्ड सो दैट बी इज इक्वल टू 15 किलोहर्ट्ज। एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज करने से सिग्नल की बैंडविड्थ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह 15 किलोहर्ट्ज की रहेगी। अच्छा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल एफएम की बैंडविड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, जी यहाँ पे फर्क पड़ेगा, देखते हैं। बी इज इक्वल टू 2 डेल्टा एफ प्लस बी, डेल्टा एफ निकाला हमने विच इज अब चेंज पहले 1 था, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो ये वैल्यू डबल होगी ना। जब ये डबल होगी तो फ्रीक्वेंसी की एफएम सिग्नल का बैंड भी बढ़ गया, वो हो गया 430 किलोहर्ट्ज। दूसरे फॉर्मूले से निकाला वो भी 430 किलोहर्ट्ज। अच्छा जी, अब पीएम के लिए देखते हैं। पीएम के लिए डेल्टा एफ क्या था, के पी एम पी डैश ओवर 2 पाई विच इज 230 किलोहर्ट्ज। इस तरह दूसरे फॉर्मूले से भी निकाला था 230 किलोहर्ट्ज। हमें क्या पता चला, observing that doubling the signal amplitude, doubling m of t roughly doubles the bandwidth of both FM and PM waveforms। ठीक है, तो FM की फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड थी 430 हो गई है और इसकी 230 होगी विच इज डबल देन द प्रीवियस। रीजन पता चल गया ना कि FM के अंदर हो या PM के अंदर मैग्नीट्यूड डबल हो, बैंड डबल हो जाएगा क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है वो डबल हो गई है। Next 5.4 repeat example 5.3 if m of t is time expanded by a factor of 2, that is if the period of m of t is 4 into 10 to the minus 4। पहले जो एग्जांपल हमने की थी एग्जांपल 5.3 उसमें पीरियड कितना था 2 into 10 to the minus 4। अब हमने इसका पीरियड क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया बाय फैक्टर ऑफ 2, नाउ इट इज 4 into 10 to the minus 4। हाँ जी, को मुझे बता सकता है कि टाइम में जब हमने सिग्नल को एक्सपेंड किया है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपेंशन फ्रीक्वेंसी में कंप्रेशन। So recall that time expansion of a signal by a factor of 2 reduces the spectral bandwidth by a factor of 2। यानी पहले हमने जो बैंडविड्थ सिग्नल की निकाली थी 15 किलोहर्ट्ज थी ना, तो अब कितनी हो जाएगी बैंडविड्थ सिग्नल की 7.5 किलोहर्ट्ज। ठीक हो गया। Moreover, time expansion does not affect the peak amplitude, तो पीक वैल्यू 1 ही है। और MP डैश जाहिर है कि टाइम एक्सिस बढ़ गया ना, तो MP डैश इज हाफ नाउ एंड MP डैश इज 10,000 इंस्टेड ऑफ 20,000। बैंडविड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, और एफएम सिग्नल अगर हम बैंडविड्थ निकालेंगे इट इज 215 किलोहर्ट्ज, और पीएम सिग्नल अगर हम बैंडविड्थ निकालेंगे तो बैंडविड्थ इज 65 किलोहर्ट्ज। नोट दैट टाइम एक्सपेंशन ऑफ एम हैज अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द एफएम बैंडविड्थ, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इट हाफ द बैंडविड्थ ऑफ पीएम सिग्नल की हाफ बैंडविड्थ पहले 130 थी अब 65 हो गई है। दिस वेरीफाइज ऑब्जर्वेशन दैट पीएम स्पेक्ट्रम इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एम ऑफ टी। तो पीएम जो है वो स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है जबकि एफएम ही डिपेंड करता है।
ठीक है, क्लियर है ये? एग्जांपल 5.5, an angle modulated signal with carrier frequency omega c is equal to 2 pi into 10^5 is described by the equation। ये आपको एक एंगल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म गिवन है, क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करनी है, डेविएशन निकालनी है, डेविएशन दिशा निकालनी है, फेज डेविएशन निकालना है और बैंडविड्थ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्नल बैंडविड्थ इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एम ऑफ टी और इट्स डेरिवेटिव आपको पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इस सिग्नल को देखें तो इस सिग्नल में आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 पाई है, तो 2000 पाई मींस 1000 हर्ट्ज, 2000 पाई ओवर 2 पाई 1000 हर्ट्ज की बैंडविड्थ है किसकी? सिग्नल की, ठीक है, सिग्नल की। द कैरियर एम्पलीट्यूड इज 10, कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है? 10 है, तो पावर कितनी है? 10 स्क्वायर ओवर 2 व्हिच इज 50। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी है? टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? इस पूरे थीटा के डेरिवेटिव्स हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। द कैरियर डेविएशन इज 15,000 प्लस दिस। अब ये दो साइनोसाइड्स है ना, दोनों साइनोसाइड्स कॉस की हैं, ये एड अप होंगे, एड अप इन फेज एंड द मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 15,000 प्लस 20,000 पाई विच इज द कैरियर डेविएशन। और अगर हम इसको डेल्टा एफ में निकालें तो 2 पाई से डिवाइड कर लें, तो ये 12 किलोहर्ट्ज इसकी कैरियर की डेविएशन आ रही है। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इसके बाद इसका डेविएशन रेशियो बीटा निकालना है विच इज डेल्टा एफ ओवर बी। डेल्टा एफ भी निकालना है हमने, बी भी पहले निकाला था, बीटा आपके पास आ जाएगा 12.387। इसी तरह पार्ट डी है बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। इसका एंगल हमने निकाला था, इसके इक्वल था। फेज डेविएशन इज द मैक्सिमम एंगल वैल्यू ऑफ द एंगल इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसके अंदर अगर हम देखें तो पैरेंथेसिस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 + 10 विच इज 15। सो बैंडविड्थ EM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? 2 × डेल्टा एफ प्लस बी। डेल्टा एफ और बी दोनों हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें 26 किलोहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ मिल जाएगी। ऑब्जर्व द जनरलिटी ऑफ दिस मेथड ऑफ estimating the bandwidth of an angle modulated waveform. We not know whether it is FM or PM or some other kind of angle modulation. यानी FM है या PM है, दोनों केसेस में इसकी बैंडविड्थ हम निकाल सकते हैं जनरल। हाँ जी, इस एग्जांपल में आपको पता चल गया कि हमने इस सिग्नल की बैंडविड्थ कैसे निकाली थी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से निकाली थी ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपने एक दफ़ा हाथ से करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बाकी हमारा जो लेक्चर है वो ये आप इसमें ये पढ़ लीजिएगा, हिस्टोरिकल नोट ऑन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसमें कुछ हिस्ट्री डिफाइंड है FM और PM के हवाले से। तो बाकी ये जो जनरेशन ऑफ FM है और फीचर्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन है ये फिर हम कल की क्लास में करेंगे।